हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस फॉर 15th ऑफ जनवरी 2024। तो शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। सबसे पहले फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट खबर है। मुइज़्ज़ू सेट्स डेडलाइन फॉर इंडिया टू विथड्रॉ ट्रूप्स। तो इंडिया तो हालांकि ये जो मालदीवियन प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़्ज़ो, उन्होंने इंडिया को बोला है टू विथड्रॉ इट्स ट्रूप फ्रॉम द आइलैंड नेशन बाय मार्च 15। तो ये डेडलाइन जो है उनको दी है कि मार्च 15 तक जो है आप अपनी सारी ट्रूप लीजिए, निकाल लीजिए। और ये जो है जो लेटेस्ट सीरीज चल रही है डिप्लोमेटिक चैलेंजेस के माले टू न्यू दिल्ली सिंस सितंबर इलेक्शन विन के बाद से उनके उसके ही चलते हुआ है। इंडिया हालांकि ये कह रहा है कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स उन्हें बोला कि बोथ नेशंस डिस्कस्ड फाइंडिंग म्यूचुअली वर्केबल सॉल्यूशन एट संडेज मीट। लेकिन मालदीव जो इन कॉन्ट्रास्ट वो ये कह रहा है कि दे एग्रीड टू फास्ट ट्रैक द विड्रॉल ऑफ द पर्सनल, ठीक है ना। और जो विड्रॉल है इंडियन ट्रूप्स का, इट वाज द मालदीवियन प्रेसिडेंट चीफ इलेक्टोरल प्लेज लास्ट ईयर। तो जो इनका जो कैंपेन था और जो बेल ने उनका इलेक्टोरल एजेंडा था वो यही था कि वो जो इंडियन ट्रूप्स है उनको आउस्ट करेंगे, ठीक है ना। ये अनाउंसमेंट है, इट आल्सो कम्स ऑन द हील्स ऑफ मिस्टर मुइज़्ज़ो's 5-day स्टेट विजिट टू चाइना वेयर ही एग्रीड टू एलिवेट स्ट्रेटेजिक टाइज विद बीजिंग। और इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखा जा रहा है कि जो अभी 5 डे की स्टेट विजिट पे थे वो चाइना की, उसमें भी उन्होंने कहा था कि स्ट्रेटेजिक टाइज अपनी बीजिंग के साथ वो अच्छी करेंगे और इसीलिए भी जो है वो इंडिया को थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं। और तो फ्रंट पेज पे नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट खबर। यहाँ पे जरूर एक है, लास्ट ऑफ द मिजोरम्स ब्रू रेफ्यूजीज टू सेटल डाउन इन त्रिपुरा। तो जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है उसने लोकेट किया लैंड फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द लास्ट बैच ऑफ मिजोरम ब्रू रेफ्यूजीज। तो ये रिफ्यूजीज कहाँ के ब्रू, ये मिजोरम के रिफ्यूजीज हैं हु वर ग्रांटेड परमानेंट सेटलमेंट इन त्रिपुरा थ्रू अ होम मिनिस्ट्री इनिशिएटेड क्वाड्रीपार्टाइट एग्रीमेंट साइंड ऑन जनवरी 16 2020। तो ये एग्रीमेंट कब साइन होता है? 16 जनवरी 2020 को। कैसा एग्रीमेंट है? क्वाड्रीपार्टाइट एग्रीमेंट है, 4 पार्टी हैं इसमें टोटल। और ये जो 12th सेटलमेंट कॉलोनी होने वाली है, इट हैज बीन एस्टेब्लिश इन लोगांग सोम में, ठीक है ना। तो ये आप रीजन याद रख सकते हैं, ठीक है ना। त्रिपुरा में कहाँ पे है? लोगांग सोम में। आगे देखते हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। न्यू इन्वेस्टमेंट्स स्लिड 46% इन क्वार्टर 3 एज मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा आउटलेट्स रैंक। तो थर्ड क्वार्टर में जो आपका सितंबर अक्टूबर टू दिसंबर वाला क्वार्टर था ये 2023-24 फिस्कल ईयर का, उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स थे नए वाले वो स्लिड कर गए 46% से, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है थोड़े श्रिंक हुए हैं, इस वजह से जो है जो फ्रेश प्रोजेक्ट आउटले थे दे फेल सीक्वेंसली फॉर थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 2023। और डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स प्लान्स मोस्ट प्रोनाउंस्ड रहा है ऑटोमोबाइल्स में, स्टील में और सीमेंट सेक्टर्स में। न्यू रोड प्रोजेक्ट जो थे वो भी स्लम्प हुए हैं, उनका में भी ग्रोथ देखने को मिली है और कम देखने को मिली है, मतलब 56% जो है उसमें भी स्लम्प है। वहीं जो रेलवे इन्वेस्टमेंट है फ्रेश, उसमें देखें तो वो भी 92.2% से प्लमेट हुआ है, ठीक है ना। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट प्लान जो है ऑलमोस्ट हाफ हो गए हैं बिटवीन अक्टूबर और दिसंबर 2023 के बीच में एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, ठीक है ना। प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले अगर देखें, जो प्रपोज प्राइवेट सेक्टर आउटले था वो फेल हुआ है 35%, लेकिन जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है प्रोजेक्ट्स है वो थोड़ा सा फास्टर पेस उन्होंने पकड़ा है और वो 60% पे रहे हैं, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पे बताया, जो क्वार्टर 3 है फिस्कल ईयर 24 का, न्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम देखें। तो अगर हम मेजर सेक्टर्स की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें देखिए आप 61.5% डिक्लाइन है, माइनिंग में जो है 53.6% डिक्लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी में 7.5% का प्लस है, इंफ्रास्ट्रक्चर इरिगेशन में जो है माइनस में है, दोनों ही 56.11% और इरिगेशन में 75.07% रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। सारे सेक्टर्स का अगर मिला के देखें मेजर का तो 45.69% जो है वो ड्रॉप देखने को मिला है। वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर डिक्लाइन देखें फ्रेश प्रोजेक्ट्स की बात करें ओनरशिप के टर्म्स में, क्वार्टर 3 में फिस्कल ईयर 24 में तो गवर्नमेंट की देखें तो उसमें भी डिक्लाइन ओनरशिप में 59.95% का, सेंट्रल गवर्नमेंट का 72.05% डिक्लाइन है, स्टेट गवर्नमेंट का 53.5%, वहीं प्राइवेट जो है वो -35.76% से, और प्राइवेट जो इंडियन है वो 36.06 से, और फॉरेन जो है वो -18.04। तो टोटल अगर देखें डिप तो वो भी ओनरशिप में जो फाइनल फ्रेश प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डिप जो है वो 45.69% रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। आगे देखते हैं, ये देखिए ये गुवाहाटी में जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है उसको बोला जाता है भोगाली बिहू। आपको पता होगा मकर संक्रांति उसको अलग-अलग नामों से जाना जाता है स्टेट्स में, रीजन में। तो जो गुवाहाटी असम वाला रीजन है वहाँ पे इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल को भोगाली बिहू के नाम से मनाया जाता है। और ये देखिए कम्युनिटी फिशिंग इवेंट जो है वहाँ पे बामुनी लेक में ये ऑर्गेनाइज किया जाए। तो आप ध्यान रखें बामुनी लेक कहाँ है? गुवाहाटी में है। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या बोलते हैं असम में? ये बोलते हैं भोगाली बिहू, ठीक है ना। आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है।
राइजिंग सी, श्रिंकिंग सैंड रोड, वाइब्रेंसी ऑफ गंगा सागर मेला। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान है कि गंगा सागर मेला लगता कहाँ है, तो ये कोलकाता में लगता है, जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे लगता है गंगा सागर मेला। तो ये अभी जो है सी लेवल के राइज होने से और जो इरोजन हुआ है बीच का इन फ्रंट ऑफ द कपिल मुनि टेम्पल ऑन द सागर आइलैंड, दीज आर टर्निंग आउट टू बी अ डैम्पर ऑन द गंगा सागर मेला। और ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डेस्परेटली चाह रही थी कि इसको जो है नेशनल फेयर जो है उसका स्टेटस दिलाया जाए इस एनुअल कांग्रीगेशन को। तो ग्रोइंग कंसर्न वही है कि सबसे पहले तो इरोजन जो हुआ है लार्ज स्ट्रेच ऑफ आइलैंड का, इट हैज कम एज एन एम्बेरसमेंट, ठीक है ना। साथ साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन है गंगा सॉरी सागर आइलैंड पे, दे हैज बीन डन इन वायलेशन ऑफ द कोस्टल रेगुलेशन जोन। और दूसरा, ड्यू टू द लैक ऑफ द सेडिमेंट इन्फ्लक्स फ्रॉम द गंगा मेघना ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, देयर इज एक्रीशन ऑफ लैंड मास टुवर्ड द मेघना डेल्टा एंड वी आर लूजिंग लैंड इन द सुंदरबंस। तो ये दो चैलेंजेस हैं जो एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे जो है पॉइंट आउट किए हैं। आगे देखते हैं, एलिफेंट अलर्ट साइन बोर्ड जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है सब में पहली बार वहां पे जा रहे हैं। तो ह्यूमन एनिमल एलिफेंट जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं बियॉन्ड एरियाज एडजॉइनिंग द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दे आर स्पॉटिंग वार्निंग साइन बोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन असम। पहली बार हो रहा है। अरण्यक, एक असम बेस्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ग्रुप है, उसने 12 साइन बोर्ड जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे उदलगुरी, तमुलपुर, बक्सा डिस्ट्रिक्ट्स में जो है लगाए हैं टू एंश्योर द सेफ पैसेज ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड पीपल अक्रॉस द बिजी रोड। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उनको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है ना। स्कांट स्नो स्लिप्स स्नैप्स स्कीयर्स प्लांट्स इन शिमला एंड कुफरी। तो इस बार जो है कोई भी अभी तक जो है सीजन की पहली स्नोफॉल का कोई साइन जो है नहीं दिखा है। कुफरी में भी नहीं हुआ है, शिमला में भी स्नोफॉल जो है वो नहीं हुआ है। देख सकते हैं आप, ये सोलांग है वैली है हिमाचल प्रदेश में जो इस बार बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है। और जो ये ड्राई पैच आप देख सकते हैं स्काई स्लोप है बेसिकली, ठीक है ना। ये मनाली में आप इसको देख सकते हो। तो वहां पे इस बार ना मनाली में ना जो कुफरी वाला रीजन श्रीनगर वाला उसमें भी इस बार स्नोफॉल नहीं हुआ है, ठीक है। द डिवाइसेज दैट ट्रांसलेट क्वांटम इफेक्ट्स टू कंप्यूटिंग ऑसमनेस। तो साइंस में आज जो है क्वांटम कंप्यूटिंग का है, जो मोस्ट बेसिक यूनिट है क्वांटम कंप्यूटर्स की वो है क्यूबिट। ये हम सभी जानते हैं, ये साइंस में कई बार क्वेश्चन पूछा है, हर बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये क्या है बेसिकली, इट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट हैज टू स्टेट्स, ठीक है ना। क्यूबिट क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट, फिजिकल ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी दो स्टेट्स होती हैं। जैसे कि स्पिन अगर आप मान लें किसी पार्टिकल का, तो वो पॉइंट करता है अलोंग टू डिफरेंट डायरेक्शंस। तो जो पार्टिकल है वो एक क्यूबिट की तरह फंक्शन कर सकता है। जो क्वांटम गेट होता है वो एक फिजिकल प्रोसेस या सर्किट होता है जो चेंज करता है इस स्टेट को क्यूबिट की, ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, बेसिकली क्वांटम गेट क्या होता है ये सब देखना है, और बाकी क्यूबिट क्या है तो हमने बता ही दिया। तो जो क्वांटम गेट है ये क्या है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है या सर्किट मान लीजिए इसको, जो बेसिकली क्यूबिट की स्टेट को चेंज करता है, या जो कलेक्शन ऑफ क्यूबिट्स है उसकी स्टेट को चेंज करता है। क्यूबिट कंप्यूटिंग कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो अगर पार्टिकल्स या सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट जो है वो फिजिकल क्यूबिट्स हैं, तो जो गेट है उसको हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के रूप में भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। जो बिट है वो स्मॉलेस्ट पीस होता है इंफॉर्मेशन स्टोरेज का, और जो लार्ज नंबर ऑफ बिट्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं टू कन्वे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाती हैं, ठीक है ना। गेट्स क्या काम करते हैं, तो अब क्वांटम कंप्यूटर में जो क्वांटम गेट्स हैं वो एक्ट करते हैं क्यूबिट्स पे और टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम कौन करता है, क्वांटम गेट्स करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझते हैं, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो यूज करते हैं सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स टू बिल्ड सर्किट्स दैट फंक्शन एज बिट्स। जो सेमीकंडक्टर चिप है उसमें लगभग मोर देन 100 मिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं ऑन 1 स्क्वायर मिलीमीटर एरिया में। तो ये जो है ये डेंसिटी आप देख सकते हैं। और इमेजिन हाउ स्मॉल एन इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर इज एंड हाउ क्लोज इट इज टू एडजेसेंट ट्रांजिस्टर्स। कितने आसपास वो एक दूसरे से लगे होंगे और कितना छोटा जो है वो इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर होता होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 स्क्वायर मिलीमीटर एरिया में 100 मिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो स्मॉलर होते जा रहे हैं, दे बिकम मोर ससेप्टेबल टू क्वांटम इफेक्ट। जैसे जैसे ट्रांजिस्टर छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कंप्यूटिंग धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, उसी तरह से जो मतलब जो ट्रांजिस्टर है उनका इफेक्ट लगभग क्वांटम इफेक्ट की तरफ होता पहुंचता जा रहा है। जो फंडामेंटल लिमिटेशन है कन्वेंशनल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर की, वो ये है कि जो ईच बिट है वो केवल इट कैन एग्जिस्ट इन ओनली वन ऑफ द टू स्टेट्स। या तो वो 0 रह सकता है या 1 रह सकता है, ये आप सभी जानते हैं, बाइनरी सिस्टम्स को हम बोलते हैं। तो जो फंडामेंटल लिमिटेशन है कन्वेंशनल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर वो यही है कि जो बिट है वो सिर्फ 2 में से किसी एक स्टेट में रह सकता है, या 0 या 1। लेकिन जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें देखें तो जो क्यूबिट है वो
एग्जिस्ट कर सकता है दोनों पोजीशन में भी। इट कैन आल्सो बी इन अ सुपर पोजीशन ऑफ इट्स टू स्टेट्स एट द सेम टाइम। दोनों ही पोजीशन के सुपर पोजीशन में वो एक साथ रह सकता है। तो ये एडवांटेज है क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटिंग का। और टू परफॉर्म वन कैलकुलेशन दैट रिक्वायर्स 16 डिफरेंट इनपुट्स, ए क्लासिकल कंप्यूटर रिक्वायर्स ए टोटल ऑफ 4 बिट्स एंड 16 कंप्यूटेशंस। ये ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल बात है कि एक जो किसी वन कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में जिसमें 16 डिफरेंट इनपुट चाहिए, तो एक क्लासिकल कंप्यूटर को कम से कम टोटल 4 बिट्स चाहिए और 16 कंप्यूटेशन चाहिए। वहीं पे विद 4 क्यूबिट्स इन सुपरपोजिशन, और अगर 4 क्यूबिट्स को आप सुपरपोज कर देंगे तो एक क्वांटम कंप्यूटर को कुड जनरेट आंसर्स करस्पॉन्डिंग टू ऑल 16 इनपुट्स इन अ सिंगल कंप्यूटेशन। एक सिंगल कंप्यूटेशन में जो है ये 16 इनपुट्स के लिए एक बार में ये जनरेट कर सकता है आंसर। तो ये 16 टाइम्स एक तरह से ज़्यादा फास्टर, या वो आप मान सकते हैं इसको, ठीक है ना? 16 स्टेप्स को वो एक ही इनपुट से जो है वो, ठीक है ना? 16 इनपुट्स को एक ही जो करस्पॉन्डिंग कंप्यूटेशन से जो है उसको कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है ना? फीचर्स कॉमन जो है सारे क्वांटम गेट्स में, वो और देख लेते हैं एक बार। जो क्वांटम इफेक्ट है क्वांटम गेट का, उन्हें सुपरपोजिशन इज द सुपरपोजिशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द क्वांटम गेट ऑन द बेसिस स्टेट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द इनिशियल सुपरपोजिशन। जो इनिशियल सुपरपोजिशन में क्या कंट्रीब्यूशन है उसके आधार पे जो है इफेक्ट जो है क्वांटम गेट का सुपरपोजिशन पे वो रहता है, ठीक है ना? फिर ये तो आपको सभी को पता होगा कि लार्ज स्केल और रिलायबल क्वांटम कंप्यूटर जो है ये बेनिफिट करेंगे इंडस्ट्रीज को, चाहे वो ड्रग डिजाइन हो, चाहे वो सेफ कम्युनिकेशन हो, इन सब में जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। मतलब एप्लीकेशन तो क्वांटम कंप्यूटर बहुत बहुत सारे हैं और हर फील्ड में इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है ना? ये आप देख लीजिए, एक एक्सरे इमेज है जो जनवरी 12 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो दिखाई गई है, जो कि बिलीव किया जाता है एलियन लाइफ फॉर्म को। तो 3 मंथ की स्टडी के बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जो है वो बताया कि जो रिमेन्स थे वो एक होएक्स कॉल थी, वो कुछ नहीं था। जो फिगर्स थे वो फाउंड हुए थे, ये पेरुवियन कस्टम ऑफिशियल्स वालों ने सीज किए थे एक शिपमेंट में से, जो कि मेक्सिको के लिए जा रही थी। जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि ये जो स्केलेटन्स हैं ये पेपर, मेटल और एनिमल और ह्यूमन बोन्स को एक साथ ग्लू करके जो है वो बनाए गए हैं। इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? एडिटोरियल देखते हैं। सबसे पहले प्रोहिबिटिव गेन्स, तो राइजिंग फूड प्राइसेस जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं जो वीक कंजम्पशन है गुड्स की उसको। तो जो मीजर है ऑफ गेन्स इन फूड प्राइसेस एक्सेलरेटिंग एट अ रिलेटिवली फास्टर पेस एज इन्फ्लेशन इन सीरियल्स एंड पल्सेस स्टेड स्टबनली स्टिकी। तो जो अपसर्ज रहा है फूड प्राइसेस में, इट वाज लार्जली ड्रिवन बाय सीरियल। सबसे पहले तो सीरियल्स में जो अपसर्ज हुआ है उसकी वजह से ये अपसर्ज फूड प्राइसेस में देखने को मिला है। जो बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके वो है फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप, जिसमें लगभग 9.93% इन्फ्लेशन जो है वो हुआ है, ठीक है ना? फिर प्राइस गेन्स की अगर बात करें पल्सेज में, तो वो भी एक की प्रोटीन सोर्स है वेजिटेरियन हाउसहोल्ड का, वो भी एक्सेलरेट हुआ है 43 मंथ हाई पे और वो 20.7% है। तो दूसरा ये हो गया, पहला सीरियल ड्रिवन हमने बताया, फिर प्रोटीन वाले जो पल्सेज हैं वो। फिर ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो है वेजिटेबल प्राइसेज में, वो भी उसने भी एक डिजिंग ऑलमोस्ट 10 परसेंटेज पॉइंट्स की जो अपसर्ज जो है वो नवंबर्स के लेवल में जो है वो दर्ज की है और एक्सेलरेट हुआ है टू ए 5 मंथ हाई पेस ऑफ 27.6%। तो तीसरा आप ये भी देख सकते थे वेजिटेबल प्राइस, स्पेशली इसमें आप टमाटोज और ओनियन अगर देखें तो उन्होंने फिर से वही लीड कर रहे हैं इसको। उनके प्राइस जो है वो 33% और 74% से जो है वो बढ़ गए हैं टमाटो और ओनियंस के फ्रॉम दिसंबर 2022 लेवल्स, ठीक है ना? तो दो दिसंबर 2022 के कंपैरिजन में इनके प्राइस में आप देख सकते हैं 1/3 और लगभग 3/4 जो है वो इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है ना? जो एवरेज रिटेल प्राइस रहा है मेजॉरिटी ऑफ द 23 फूड आइटम्स का, जो कि मॉनिटर की जाते हैं डेली बेसिस पे बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, कंटिन्यूज टू रिमेन हायर ऑन जनवरी 14 देन द ईयर अर्लियर लेवल। और ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं चैलेंज टू द पॉलिसी मेकर्स विच दे विल फेस इन कंटेनिंग फूड प्राइस इन्फ्लेशन। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उनको ये चैलेंज रहने वाला है। क्लोजर टू क्लोजर, तो जो टेरर नेटवर्क्स हैं दे कैन बी डिसमेंटल्ड ओनली बाय डिसेबलिंग दोज एट देयर टॉप। तो यहाँ पे बेसिकली जो एनआईए ने अरेस्ट किया है, ठीक है ना, कॉलेज प्रोफेसर की डेथ चॉपिंग ऑफ द पाम वाले केस में जो है 13 साल बाद उसमें जो अरेस्ट किया है, तो उसके लिए उसके कॉन्टेक्स्ट में बोला है। और यहाँ पे बोला है कि जो प्रोफेसर जोसेफ थे उन्होंने अपने वर्ड्स में सजेस्ट किया था कि ओवरकम एनी इल विल और फीलिंग ऑफ वेंजेंस टुवर्ड्स हिज असेलेंट्स, बट ही यूज्ड दैट एक्शन अगेंस्ट द फुट सोल्जर्स ऑफ द रिलीजियस टेरर वुड नॉट गारंटी पीस एंड हार्मनी इन सोसाइटी। उन्होंने बोला था कि अगर आप फुट सोल्जर्स के अगेंस्ट, यानी जो टेरर के और रिलीजियस टेरर के जो फुट सोल्जर्स है उनके अगेंस्ट अगर आप एक्शन करते हैं तो उससे आप पीस और हार्मनी की गारंटी नहीं लेते हैं। उसको करने के लिए कि पीस और हार्मनी जनरल उसमें जो है सोसाइटी में हो, उसके लिए आपको
जो हैंडलर्स हैं दे शुड बी ब्रॉट टू बुक, जो मेन मास्टरमाइंड्स हैं उनको आपको उनको करना पड़ेगा, उनको आपको हैंडल करना पड़ेगा। इट इज वाइटल दैट द एनआईए स्टेज द कोर्स एंड प्रोसिक्यूट द की एक्यूट, वही बात है कि जो की एक्यूट है उनको प्रोसिक्यूट करें। जो टेरर नेटवर्क है दैट प्लॉटेड द हीनस अटैक मस्ट बी डिसेबल्ड एंटायरली, उसको पूरे एंटायरली आपको टेरर जो आउटफिट्स या नेटवर्क है उसको आपको एंटायरली आपको उसको डिसेबल करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है पीस या हार्मनी की बात कर सकते हैं। ठीक है ना? आगे देखते हैं। स्पीकर्स फ्लॉड मूव टू डिटरमाइन द रियल फैक्शन, थोड़ा-सा पॉलिटिकल ज़रूर है, ठीक है ना? ये फॉर्मर हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा के, उन्होंने बोला है कि जो शिवसेना का केस हुआ है महाराष्ट्र में, वहाँ पे जो क्वेश्चन है टू व्हिच फैक्शन इज़ द रियल पार्टी कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द स्पीकर। तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पे ऑथर कि जो क्वेश्चन था कि कौन-सा फैक्शन जो है वो रियल पार्टी है, वो जो है स्पीकर डिसाइड ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो 10th शेड्यूल है इट डज़ नॉट रिक्वायर हिम टू डिसाइड दिस, क्योंकि 10th शेड्यूल प्रोवाइड ही नहीं करता कि स्पीकर जो है डिसाइड करेंगे। ठीक है ना? उसने यहाँ पे बोला कि वेदर ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर हैज वॉलंटरी गिवन अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में भी काफी बार बोला गया है कि हर केस को आप अलग फैक्ट्स और अलग सर्कमस्टांसेस के आधार पे जो इंडिविजुअली आप केस को देखेंगे, केस टू बेसिस जो है डिसीजन होना चाहिए। फिर सुभाष देसाई और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वर्सेज प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स 2023 के केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि अ स्प्लिट हैज टेकन प्लेस इन शिवसेना पार्टी एंड दस टू फैक्शंस हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, क्योंकि स्प्लिट हुआ है इसी वजह से दो फैक्शन जो एग्जिस्टेंस में आए थे। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 10th शेड्यूल दिस ऑब्जर्वेशन हैज नो रेलेवेंस बिकॉज द 10th शेड्यूल डज नॉट रिकॉग्नाइज स्प्लिट नाउ, क्योंकि 10th शेड्यूल के कॉन्टेक्स्ट में अब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि 10th शेड्यूल के हिसाब से अब स्प्लिट का कोई जो है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, वो तो मर्जर को रिकॉग्नाइज करता है, स्प्लिट को तो करता ही नहीं है। ठीक है ना? सो अ स्प्लिट इन अ पार्टी नो लॉन्गर एग्जेम्प्ट द लेजिस्लेटर फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन, तो जो स्प्लिट अगर होता भी है तो लेजिस्लेचर्स को डिस्क्वालिफिकेशन से वो एग्जेम्प्ट अब नहीं करता है, क्योंकि अब जो है मर्जर के ऊपर तो आप एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन स्प्लिट के केस में जो है आप डिस्क्वालिफिकेशन को आप एक एग्जेम्पशन का जो है प्रोविजन नहीं ले सकते। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे ऑथर ने ये भी कोट किया है। साथ में ऑथर ने भी बोला कि दिस क्वेश्चन इज डिसाइडेड ओनली बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कौन सी रियल फैक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है उस पार्टी को। ठीक है ना? कौन सा फैक्शन जो है रियल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से, ठीक है ना? तो वो डिसाइड करने का काम किसका है, वो करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अंडर पैराग्राफ 15 ऑफ द सिंबल्स ऑर्डर। इस पैराग्राफ के अंडर जो है वो डिसाइड होना चाहिए, ना कि उसकी पावर जो है वो एक तरह से जो स्पीकर है हाउस के या जो चेयर है मतलब प्रेसिडेंट है हाउस के, उनको नहीं है। द ओनली क्वेश्चन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डिसाइड बाय द स्पीकर इन सम केसेस एज ए प्रिलिमिनरी इशू इन विच पार्टी द लेजिस्लेटर डिफेक्टेड फ्रॉम और इन अदर वर्ड्स विच इज देयर ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी। तो ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि जो स्पीकर के लिए डिसाइड करने का इशू है वो भी कुछ प्रिलिमिनरी केस इशूज में वो ये है कि उनको देखना है कि जो पार्टी है उसको किस पार्टी से जो लेजिस्लेटर है वो डिफेक्ट कर रहा है, और ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसकी कौन-सी है, जो भी डिफेक्टर्स हैं उनकी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी कौन-सी है। तो एक्सप्लेनेशन टू पैराग्राफ 2(1) क्लियरली सेज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउस शैल बी डीम्ड टू बिलॉन्ग टू अ पॉलिटिकल पार्टी इफ एनी बाय व्हिच ही वाज सेट अप एज ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज सच मेंबर। जिस पार्टी के द्वारा वो एज ए कैंडिडेट खड़ा किया गया था इलेक्शन के लिए, तो वो डीम्ड टू माना जाएगा कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी को बिलॉन्ग करता है। ये जो है एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइडेड है पैराग्राफ 2(1) में। ठीक है ना? तो यही यहाँ पे बोला है। तो ऑथर ने लास्टली यही कहा है कि एज रिगार्ड टू द क्वेश्चन ऑफ व्हिच फैक्शन इज द रियल शिवसेना, कौन सा फैक्शन रियल शिवसेना को रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल शिवसेना है, तो ये डिसाइड करने का काम किसका है, ये केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करना चाहिए। स्पीकर का इसमें कोई जुरिडिक्शन नहीं होना चाहिए कि वो इसको डिसाइड कर सकें, यही ऑथर ने यहाँ पे कंक्लूड किया है। ठीक है ना? डिल्यूजन ऑफ एलिमिनेटिंग द लास्ट टेररिस्ट, तो न्यूट्रलाइजिंग टेररिस्ट इज अ क्रूशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिक्योरिटी ऑपरेशन। ये बिल्कुल सही बात है कि जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस का जो बेसिक क्रूशियल ऑब्जेक्टिव सबसे पहले था कि जो टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज करना, लेकिन इट ought नॉट टू बिकम द ओवरराइडिंग फैक्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर बीइंग लोअर टेरर इंडिसेस। लेकिन यही ओवरराइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। आप टेररिस्ट को के नंबर को कम करने के बजाय टेररिज्म को कम करने पे ध्यान दीजिए, ऐसा जो है ऑथर ने यहाँ पे अल्टीमेटली इस आर्टिकल के थ्रू बोलना चाह रहे हैं। तो ये जे&के के कॉन्टेक्स्ट में है, जो अभी पुंछ डिस्ट्रिक्ट के जो डेरा की गली वाले रीजन में जो राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो है ये इंसिडेंट हुआ था, उसके रिगार्डिंग ये जो है ये सारी कहानी लिखी है। तो ऑथर ने अल्टीमेटली यही बोला है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिमिनेटिंग टेररिस्ट रादर देन टेररिज्म शैल कंटिन्यू टू बी द ग्राउंड रूल, और ग्राउंड रियलिटी अभी भी यही है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो यही दिखाई देता है कि टेररिस्ट को आप एलिमिनेट कर रहे हैं, टेररिज्म को आप एलिमिनेट नहीं करते हुए दिख रहे हैं।
है ना? तो ये ऑथर ने यहाँ पे बोला है। आगे देखते हैं रेगुलेटिंग इंडियाज़ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। तो ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि जो मेच्योरिंग राइज़ हो रहा है ऑनलाइन गेमिंग में, इट हैज़ ब्रॉट विद इट एन एरे ऑफ कंसर्न्स। इसके साथ-साथ बहुत सारी कंसर्न्स भी आ रही हैं, जैसे एडिक्शन है, मेंटल इलनेस आपको देखने को मिल रही है, सुसाइडल टेंडेंसीज़ देखने को मिल रही है, फाइनेंशियल फ्रॉड देखने को मिल रहा है, प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स है। तो ये सारे के सारे इश्यू कहीं न कहीं ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते जो राइज़ ऑन द राइज़ दिख रहा है ये, उसके चलते ये एडिशनल कंसर्न जो है, इससे जुड़ी हुई कंसर्न जो है, वो भी साथ-साथ इसके आ रही हैं। ठीक है ना? इसमें ऑथर ने एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव को बताया है कि जैसे एग्ज़ाम्पल दिया है कि यूके का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया है कि यूके ने जो है वो सेंट्रलाइज़ कर दिया गवर्नमेंट रेगुलेटर में है वहाँ पे, मतलब ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक सेंट्रलाइज़्ड गवर्नमेंट रेगुलेटर है वहाँ पे। रिसेंट रिपोर्ट्स जो थी वो ये दिखाते हैं कि 2017 से जो है, जो ऑपरेटर्स हू फेल अफाउल ऑफ प्लेयर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स, उनको जो है सिग्निफिकेंट मल्टी मिलियन पाउंड्स का फाइन लगाया गया है। ठीक है ना? और ये जो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट है, इट विद टारगेटेड एफर्ट्स and aimed at harm reduction during 2018 to 22, and it has led to a decline in both disordered गेमिंग एंड मीडियम टू लो रिस्क गेमिंग बिहेवियर। इससे ये देखिए इम्पैक्ट इसका आया है कि 2008 से 18 से 22 के पीरियड में दोनों ही डिसऑर्डर्ड गेमिंग में भी और मीडियम टू लो रिस्क जो गेमिंग बिहेवियर, उन दोनों में ही डिक्लाइन हुआ है इस कंट्रोल की वजह से। तो एन अनरेगुलेटेड मार्केट मे नॉट डिलीवर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू सोसाइटी ओवरऑल। कोई भी अनरेगुलेटेड मार्केट जो है वो ग्रेटेस्ट बेनिफिट सोसाइटी को कभी भी ओवरऑल टर्म्स में नहीं दे सकती है, ये ऑथर ने बोला है। और इसीलिए एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है, एक अर्जेंट नीड है ये, नॉट जस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग आवर डिजिटल नागरिक्स एंड नेशनल इंटरेस्ट बट ऑल्सो टू एंश्योर रेस्पॉन्सिबल ग्रोथ ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। सिर्फ डिजिटल प्रोटेक्शन देने के लिए या डिजिटल सिटीजन जो सिटीजन है उनको सिर्फ प्रोटेक्शन देने के लिए या नेशनल इंटरेस्ट में नहीं, ये कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर एक रेस्पॉन्सिबली ग्रो करे, इसको भी इंश्योर करने के लिए एक ज़रूरी है कि एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो एस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है ना? 2023 जो है रिकॉर्डेड हुआ था हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। तो 2024 जो है वो स्टार्ट हुआ है वरिंग नोट के साथ। ग्लोबल एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड हाई पे हैं। तो ये डाटा तो आपको पता होगा, यूरोपियन यूनियन के कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्वे से लिया है, हमने पहले भी डिस्कस किया एडिटोरियल्स में भी और न्यूज़ आर्टिकल्स में भी। जो ये तो आपको पता ही है कि पिछले 1 लाख सालों में जो है वार्मेस्ट कंसीडर किया जा रहा है कि लाइकली है कि ये वार्मेस्ट रहेगा ऑन रिकॉर्ड। जो कुछ फैक्टर्स तो थे जिसने वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड रहा था, जैसे ग्राउंड गैसेज है उनका तो रोल है ही, लेकिन उसके साथ एडिशनल फैक्टर्स भी थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, जिसमें इंक्लूड है जो नेचुरल फिनोमिना है जैसे कि एल नीनो, टेम्परेरी वार्मिंग जो सेंट्रल पैसिफिक अफेक्टिंग द ग्लोबल वेदर पैटर्न्स है वो, और साथ साथ जो अदर ओसिलेशंस है आर्कटिक, सदर्न और इंडियन ओशंस में, वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रही थी। जो हाई था, जो प्लेनेट था वो 1.48 सेल्सियस डिग्री वार्मर रहा था देन द प्री इंडस्ट्रियल एवरेज 1850 टू 1900, और ये बिल्कुल बहुत क्लोज पहुंचा था 1.5 डिग्री सेल्सियस का मार्क जो कंट्रीज ने एग्री किया था ना कि वो नहीं क्रॉस करेंगे ड्यूरिंग द 2015 पेरिस एग्रीमेंट। हालांकि वो क्रॉस नहीं हुआ, तो स्टेटमेंट अगर आता है कि 2023 में वो क्रॉस हो गया तो ये ध्यान रखिए वो क्रॉस नहीं हुआ, 1.48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। लेकिन बहुत लाइकली है कि आने वाले सालों में अगर इसी तरीके से वार्मिंग बढ़ती रही या क्लाइमेट चेंज रहा तो शायद ये भी ब्रीच हो जाए। ठीक है ना? चार्ट के अकॉर्डिंग दिखाया जो ये पब्लिश हुआ है डाटा, ये लिया गया C3S के द्वारा, उसने हाईलाइट किया कि ईच मंथ फ्रॉम जून टू दिसंबर 2023 वाज वार्मर देन द करस्पॉन्डिंग मंथ इन द एनी प्रीवियस ईयर ऑन रिकॉर्ड। किसी भी पिछले साल के रिकॉर्ड में जो जून से दिसंबर के मंथ रहे हैं वो वार्मर रहे हैं देन करस्पॉन्डिंग मंथ इन प्रीवियस ईयर्स। जो टेम्परेचर डेविएशन है वो भी 0.93 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया सितंबर 2023 में, और ये जो है लार्जेस्ट डेविएशन रिकॉर्ड किया गया किसी भी मंथ में इन एनी ईयर। ठीक है ना? फिर जो नंबर ऑफ डेज थे in a year when the temperature deviation compared to the pre-industrial average was in the following range: 1 degree to 1.25 degree Celsius, 1.25 to 1.515 और मोर। तो जो टेम्परेचर डेविएशन ऑन ऑल डेज ऑफ 2023 जो रहा है वो एटलीस्ट 1 डिग्री सेल्सियस ओवर द प्री इंडस्ट्रियल एवरेज फॉर दैट डे रहा है। और जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो था 2019 का, जहाँ पे 363 ऐसे दिन रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन इस साल जो है पूरे के पूरे साल जो है 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है, तो ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड रहा है। ठीक है ना? आगे जो 2023 में जो है 2 दिन जो है टेम्परेचर डेविएशन जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर गया, और ये पहली बार हुआ कि 2 डिग्री सेल्सियस का मार्क जो है वो ब्रीच हुआ है हिस्ट्री में। और लगभग 50% या 173 डेज जो है 2023 में वो ओवर 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वार्मर रहे हैं देन प्री इंडस्ट्रियल एवरेज, और जस्ट ओवर 20% और 77 डेज जो है वो 2016 में थे जो प्रीवियस वार्मेस्ट ईयर था ऑन रिकॉर्ड उसमें। अभी आप देखेंगे तो देखिए उससे भी डबल से भी ऊपर हो गए, 173 डेज जो है वो रिकॉर्ड है 2023 में।
ठीक है ना। और C3S के डाटा के हिसाब से देखें तो ईच मंथ जो है वो अप्रैल टू दिसंबर अगर हम देखें तो उसने जो है अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड हुआ है ड्यूरिंग द रेस्पेक्टिव टाइम ऑफ द ईयर। तो जो सी सरफेस टेम्परेचर उसमें भी राइज देखने को मिला है। तो एवरेज टेम्परेचर तो है ही, साथ साथ जो सी सरफेस टेम्परेचर वो भी ऑन द राइज रहा है। अगस्त 23 और अगस्त 24 जो है 2023 के, उनमें जो हाईएस्ट वैल्यू रिकॉर्ड की गई थी 21.02 डिग्री सेल्सियस की, और इन्होंने सरपास किया था प्रीवियस जो रिकॉर्ड था 20.95 डिग्री सेल्सियस का, जो मार्च 2016 में सेट हुआ था। तो ये भी सी सरफेस टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में भी रिकॉर्ड टूट गया है। 8 मंथ्स में अगर देखें 2023 में, तो अंटार्कटिक सी आइस जो है उसने भी रिकॉर्ड किया है हिस्टोरिकली लो एक्सटेंट्स फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड्स। जो एवरेज अंटार्कटिक सी आइस एक्सटेंट था दिसंबर 2023 में वो 9.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, और ये डेविएशन अगर आप देखें तो 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या 15% का रहा है, बिलो द दिसंबर एवरेज फॉर द पीरियड 1991-2020। सेकेंड लोएस्ट एक्सटेंट है किसी भी दिसंबर के लिए इन द 45 ईयर डाटा अवेलेबल। ठीक है ना। तो ये चिंता का विषय जरूर है, इस कॉन्टेक्स्ट में जरूर बात होनी चाहिए। ठीक है ना। स्टेटस ऑफ मेडिकल केयर ऑन इंडियाज ट्रेन। तो मेडिकल केयर प्रोविजन जो है इंडियन रेलवेज में, दे नीड टू एड्रेस इमरजेंसी मेडिकल कंडीशंस एंड नोट एक्सीडेंट रिलेटेड इमरजेंसी। केवल एक्सीडेंट रिलेटेड इमरजेंसी को उनको नहीं करना है एड्रेस, उनको इमरजेंसी जो मेडिकल कंडीशन है उनको भी एड्रेस करने के लिए ज़रूरत है कि उसके रिगार्डिंग भी प्रोविजंस बने। जो रेलवेज इट नीड टू इंस्टॉल अ सिस्टम to capture data on the healthcare needs of the people traveling on trains and use that to inform policy। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनसे जो डाटा प्रोवाइड मिलता है या उनकी जो हेल्थ केयर नीड्स है उसके अकॉर्डिंग डाटा को यूज़ करें, उससे जो है जब पॉलिसी बनती है तो उसको जो है उस टाइम यूज़ किया जाना चाहिए। 2017 में देखें तो 1076 मेडिकल इमरजेंसी जो है रिपोर्ट हुई थी कटपदी जंक्शन रेलवे स्टेशन इन वेल्लोर तमिलनाडु में, और इनमें से जो इनमें से 1/4 जो है इमरजेंसी दे वर ट्रॉमा रिलेटेड, और रिमेनिंग जो थी दे रेंज फ्रॉम माइनर एलिमेंट लाइक फीवर टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस लाइक लो ब्लड शुगर्स। तो ये है 2005 के जजमेंट में जो कोर्ट था उसने ये फाउंड किया था कि द रीजन फॉर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द मेडिकल टीम इन द पायलट फेज वाज अ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द सर्विसेज। लोगों को पता ही नहीं था कि मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल है, तो इसी वजह से जो है अंडर यूटिलाइज रह गए वो जो मेडिकल टीम्स पायलट बेसिस पे प्रोवाइड की गई थी। फिर कोर्ट ने डायरेक्ट किया था रेलवे अथॉरिटी को टू रिजर्व 4 berths in long distance trains to provide medical care and to have a medical team in trains traveling more than 500 किलोमीटर। ये गाइडलाइन जो कोर्ट ने दी थी कि 4 बर्थ आप उसमें जो है रिजर्व रखेंगे जो भी लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन्स हैं उनमें, ताकि मेडिकल केयर प्रोवाइड करें, और एक मेडिकल टीम भी रखेंगे आप उन ट्रेन्स में जो ट्रैवल करेंगे 500 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था रेलवेज को टू सेट अप अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली टू रिकमेंड फर्दर मेजर्स। और इस चीज़ में फर्दर मेजर्स के लिए एम्स के एक्सपर्ट्स की जो है कमेटी के लिए रिकमेंड किया था कि आप जो है एक सेटअप करेंगे कमेटी को। ठीक है ना। तो अनफॉर्चुनेटली जो इमरजेंसी किट थी ट्रेन पे वो इनएडिकेट पाई गई थी। ये जो एक बता रहे हैं कि ये मान लीजिए मॉनिटरिंग है उसमें देखा था, ब्लड प्रेशर मॉनिटर नहीं था, ग्लूकोमीटर नहीं था, एस्पिरिन लाइफ सेविंग ड्रग जो थी हार्ट अटैक में वो अवेलेबल थी, लेकिन उसकी एक्सपायरी जस्ट वीक अहेड थी कि वो एक हफ्ते के अंदर जो एक्सपायर होने वाली थी, ऐसी सिचुएशन थी। ठीक है ना। तो क्या किया जा सकता है, रूट क्या है ऐड, तो मोर इमीडिएट स्टेप ये हो सकता है रेलवेज टू एंश्योर द अपडेटेड 88 आइटम लिस्ट इज इन प्लेस इन ऑल ट्रेन्स एंड दैट पैसेंजर्स आर अवेयर ऑफ दीज सर्विसेज। सबसे पहले तो जो 88 आइटम की लिस्ट है वो इन प्लेस हो, उसमें सारे आइटम्स हों, सभी ट्रेन्स में हो, और पैसेंजर्स उसके बारे में अवेलेबल हो कि ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। फिर दूसरा है इंस्पेक्शंस, पीरियोडिक इंस्पेक्शंस होने चाहिए, वो नेसेसरी हैं ताकि जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो भी मेंटेन हो सके। फिर फाइनली ये सजेस्ट किया है कि जो रेलवे है इट नीड्स टू इंस्टॉल ए सिस्टम टू कैप्चर डेटा ऑन द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ पीपल ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन्स एंड यूज दैट टू इन्फॉर्म पॉलिसी। जब भी पॉलिसी बनती है तो इस डाटा को यूटिलाइज किया जाना चाहिए और उस हिसाब से जो है काम किया जाना चाहिए। ग्लोबल सर्जरी, वाई एक्सेस टू एसेंशियल सर्जरी इज इंपॉर्टेंट। तो ग्लोबल सर्जरी है क्या, ये बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड स्टेप चाइल्ड माना जाता है ग्लोबल हेल्थ में। ठीक है ना। और ज़्यादा सिचुएशन जो है शॉकिंग वो साउथ एशिया में। ग्लोबल सर्जरी क्या है, तो इट इज़ फोकसेज ऑन इक्विटेबल एक्सेस टू इमरजेंसी एंड एसेंशियल सर्जरी। ग्लोबल सर्जरी बेसिकली क्या है, इक्विटेबल एक्सेस होनी चाहिए इमरजेंसी और जो एसेंशियल सर्जरी है उसके लिए। तो इस सर्जरी में जो ग्लोबल इनमें इंक्लूड होती है सर्जरीज एसेंशियल एंड इमरजेंसी सर्जरी सच एज सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स, ट्रोमा, एनेस्थीसिया, सोटा इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये सारी जो है किसमें आती हैं, ग्लोबल सर्जरी वाली कैटेगरी में ये फॉल करती हैं। ठीक है ना। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैग्नीट्यूड अगर देखें प्रॉब्लम्स का ग्लोबल सर्वे वो सब्सटेंशियल है, एनकम्पासिंग आर रेंज ऑफ चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस है, तो सबसे मेजर चैलेंज इनएक्सेसिबिलिटी, डिजीज बर्डन और इकोनॉमिक बर्डन, ये 3 चैलेंजेज हैं
जो LCOGS है उसने नोट किया था कि 5 बिलियन पीपल और लगभग 70% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो वो लैक टाइमली एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल सर्जिकल केयर व्हेन नीडेड। जब उनको जरूरत होती है तो 70% पॉपुलेशन को जो है टाइमली एक्सेस नहीं मिल पाता सेफ और अफोर्डेबल सर्जिकल केयर का। 99 और 96% पीपल लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में जो है वो फेस करते हैं एक्सेस गैप्स कंपेयर टू 24% या हाई इनकम कंट्रीज। तो हाई इनकम कंट्रीज में केवल 24% जो है फेस करते हैं एक्सेस गैप, वहीं पे जो लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्री वहाँ पे आप गैप देखें 99% से लेकर 96% जो है पीपल वो फेस करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप डिस्पैरिटी देख सकते हैं। और साउथ एशिया में जो है सिचुएशन और भी है, तो लगभग 98% जो साउथ एशियन पॉपुलेशन है वो इट लैक्स एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल सोटा केयर। उनके 98% पॉपुलेशन को सेफ और अफोर्डेबल जो सर्जरी केयर है वो मिल ही नहीं रही है। तो ये चिंता का विषय है। क्या कर सकते हैं, तो ऑथर ने यही सजेस्ट किया कि रिसर्च और इनोवेशन कर सकते हैं, पॉलिसी फोकस कर सकते हैं और सस्टेन्ड फाइनेंसिंग कर सकते हैं। यही की हैं जो सॉल्व कर सकते हैं ग्लोबल सर्जरी के चैलेंजेस को। तो ये आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2-4 पॉइंट की रिसर्च इनोवेशन, पॉलिसी फोकस और सस्टेन्ड फाइनेंसिंग जो है वो इनको जो है देखा जा सकता है कि भाई इनके थ्रू जो है किया जा सकता है। आगे देखते हैं, इंडोनेशिया में माउंट मेरापी जो है वो इरप्ट हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आइलैंड ऑफ सुमात्रा में है ये माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, ठीक है ना। इजराइल ने स्ट्राइक किया साउथ को, सेंट्रल गाजा को, और वार जो है वो अपने 100वें दिन में एंटर हो गई है। 100 दिन हो गए हैं वार को चलते हुए। जो कम्युनिकेशन है, इंटरनेट सर्विसेज वो डाउन है इन द बेसिज्ड एनक्लेव फॉर द थर्ड डे रनिंग। ऑलमोस्ट 24,000 किल्ड एंड 60,000 वुंडेड सिंस स्टार्ट ऑफ वार। और नंबर ऑफ जर्नलिस्ट किल्ड जो है वो उसमें भी 100 से ज़्यादा जर्नलिस्ट की भी जो है वो डेथ हो चुकी है अब तक। ताइवान ने बोला है चाइना को की रियलिटी फेस कीजिए इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद। चाइना ने वॉर्न किया अगेंस्ट द स्टेप्स टुवर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ ताइवान, लेकिन ताइवान के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उन्होंने बोला है कि भाई आप रियलिटी फेस करने से क्यों डर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, फ्रेडरिक एक्स जो है उन्होंने असेंड किया थ्रोन को डेनमार्क में। जो क्वीन थी वहाँ की मर्गरेथ, उन्होंने एब्डिकेट किया 52 ईयर्स के बाद। तो जो क्वीन मर्गरेथ हैं उन्होंने साइन किया डिक्लेरेशन ऑफ एब्डिकेशन, और जो फ्रेडरिक हैं उनको किंग बना दिया, किंग फ्रेडरिक 10th ऑफ डेनमार्क कोपेनहेगन में। तो डेनमार्क के नए किंग जो है वो फ्रेडरिक 10th बन गए हैं। उन्होंने थ्रोन को एक्सीड कर लिया संडे में। और अशरिंग अ न्यू एरा आफ्टर हिज मदर क्वीन मार्गरेथ एब्डिकेटेड, ठीक है ना। तो उन्होंने एब्डिकेट किया। एक और आर्टिकल है इसी से रिलेटेड, अब वो भी देखेंगे हम। तो टफ रोड अहेड फॉर ताइवान्स लाइव विद प्रेशर फ्रॉम चाइना एंड नो मेजोरिटी। एक तो 2 इशू हैं, एक तो उनको मेजोरिटी नहीं मिली और एक उनको अभी भी प्रेशर आ रहा है चाइना से। तो लाई चैंगते जो हैं जो रूलिंग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं ताइवान के बाय ए कंफर्टेबल मार्जिन से वो जीते जरूर हैं, लेकिन लेस देन हाफ द वोट उनको मिली हैं। और उनकी पार्टी जो है जो मेजोरिटी है पार्लियामेंट में वो अचीव कर तो नहीं पाई है। ही विल हैव टू रिलाई टू पास लेजिस्लेशन एंड अप्रूव स्पेंडिंग। तो उसके लिए उनको जो है अभी भी रिलाई करना पड़ेगा बाकी जो सपोर्ट है उसके लिए उन पे, ठीक है ना, सपोर्टिंग पार्टीज पे। एब्डिकेशन जो कभी बहुत रेयर होता था अब जो है कॉमन प्रैक्टिस हो गई है डेमोक्रेसी के एज में, ये बताया है। तो अभी ये कॉन्टेक्स्ट वही है कि जो क्वीन मार्गरेट सेकंड थी उन्होंने डेनमार्क की वो फर्स्ट मोनार्क बनी है लगभग 900 सालों में जिन्होंने एब्डिकेट किया है और हैंड ओवर किया है थ्रोन अपने बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक को। और वो क्राउन प्रिंस जो थे वो अब किंग फ्रेडरिक 10th बन गए हैं। तो ज़्यादातर मोनार्क्स जो एब्डिकेट किया है, उन्होंने एब्डिकेशन किया, उन्होंने एज या फिर अपनी हेल्थ कंडीशंस को साइड किया। लेकिन जो स्पेन के जुआन कार्लोस वन थे उनको एब्डिकेट किया गया था उनको डिस्ग्रेस करके जो एब्डिकेट किया गया था 2014 में। तो एम्परर अकीहितो जापान एब्डिकेट हुए थे 2019 में एट द एज ऑफ 85। उन्होंने भी एज और डिक्लाइनिंग हेल्थ बताया था और वो जापान के फर्स्ट एब्डिकेशन हुआ था 2 सेंचुरीज के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक दो पॉइंट है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान रख सकते हैं, रखना चाहे तो रखें, नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर गोइंग फॉर होम लोन। तो होम लोन पे जाने से पहले क्या चीज़ें ध्यान रख सकते हैं, तो ज़्यादातर बायर्स यूजुअली फोकस करते हैं इंटरेस्ट पे रेट पे, लेकिन अदर फैक्टर्स भी हैं जो कंसिडर करने चाहिए फॉर इंक्रीजिंग लोन अप्रूवल चांसेज एट ऑप्टिमल कॉस्ट और एंश्योरिंग अनइंटरप्टेड लोन सर्विसेज देयर ऑन। तो इनमें 1-2 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो ये फेलिंग टू रीपे होम लोन EMI ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसीज कैन कोस्ट हैफ्टी पेनल्टी। आपने देखा होगा कभी कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए उस टाइम पे आप EMI पे नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत हैवी पेनल्टी देनी पड़ती है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको ये इंक्लूड करना चाहिए कि आप 6 months EMI इन एन इमरजेंसी फंड में जो है आप उसको इंक्लूड करके रखें।
और एज एन अल्टरनेटिव आप ये भी कर सकते हैं कि वन कैन कंसीडर होम लोन ओवरड्राफ्ट स्कीम्स लाइक मैक्स सेवर, मैक्स गेन एटसेट्रा, जहाँ पे ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो ओपन कर दिया जाता है और वो जो है आपके लोन अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है कि इस कंडीशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में आप उस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूटिलाइज कर सकें। ठीक है ना, तो ये अच्छे ऑप्शन है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें जब भी आप होम लोन के लिए जा रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। वेहरलेन ने जो है मैक्सिको ई प्रिक्स जो है जीता है, और जो इंडिया के डेब्यूटेंट थे जेहान, वो फिनिश कर पाए 16th पोजीशन पे ही। ठीक है ना, ठीक है ना, इंडियन रेसर थे जेहान दारूवाला, उन्होंने थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा था, लेकिन वो जो है फिनिश कर पाए 16th पोजीशन पे, तो ये ध्यान रखेंगे आप। और ये तो आपको होता है सेकंड जो T20 इंटरनेशनल इंडिया ने जीत लिया है और सीरीज भी अपने नाम किया है। तो इंडिया ने, ये अच्छी बात है कि ओवरकम किया न्यूजीलैंड को, और अभी भी होप है कि वो पेरिस ओलंपिक के टिकट में वुमेन्स हॉकी में जो है अभी बरकरार उसकी होप्स हैं। 3-1 से जो है न्यूजीलैंड को हराया है इंडिया ने। ठीक है ना, तो अभी होप बरकरार है। जोकोविक जो है 25th ग्रैंड स्लैम के लिए बिड कर रहे हैं कि वो अपना रिकॉर्ड हिस्टोरिक 25th ग्रैंड स्लैम शायद ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत पाए नहीं। वैसे इस बार के फेवरेट हैं वो, देखते हैं जीतते हैं या नहीं, ये तो टाइम बताएगा। तो आगे देखते हैं और कुछ क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसा डिस्कशन लगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आउटरीच बढ़े और कुछ नए इनिशिएटिव्स भी आपके लिए फिर लाए जाएँ। सो थैंक यू।